इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है ऊर्जा परिदृश्य यानी एनर्जी सिनेरियो। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमने, इसको बड़ा कीजिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बचपन से पढ़ जा रहे हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। ऊर्जा आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा जीवन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। 1947 में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट थी। आप देखो, जब देश आजाद हुआ उस समय जो प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता थी मात्र 1400 मेगावाट थी। कितनी? 2400 मेगावाट का तो हमारा टीरी प्रोजेक्ट है, टीरी डैम प्रोजेक्ट जो है। कितना? ये तो एक है, ऐसे पता नहीं कितने अब देश में। तो जो 30 सितंबर 2022 के अंत तक बढ़कर कितना हो गया? 407797। अब देखो आप कितनी डिजिट हो गई। कहां तो 1400 मेगावाट था, अब कितनी होगी? 4,07,797। और ये बढ़ गई होगी अब तक, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक बढ़ चुकी होगी, मेगावाट हो गई है। जिसमें तापीय ऊर्जा का योगदान कितना है? अब देखो, तापीय ऊर्जा का 57.9% भाई, 57.9%। ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्या नहीं है? कोयला जलाकर, गैस जलाकर बिजली बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट की दृष्टि से देखो, पर्यावरणविद की दृष्टि से देखो तो ठीक है, बिजली आ रही है, सब बढ़िया है, लेकिन कोयला जलाकर नहीं भाई। जो पूरा है ना, कार्बन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो लगभग कितना? 236086। और ये याद रखना आपने, परसेंट याद रखना। अगर वो याद नहीं भी हो रहा है तो ये याद रखना आपने, मेगावाट। जल विद्युत का जो है वो 11.5% मात्र। कितना? 11.5%, यानी 46850। नवीकरणीय ऊर्जा, ये सबसे अच्छे हैं नवीकरणीय, रीन्यूएबल एनर्जी जो है ऊर्जा स्रोतों में 118080 यानी 28.9%, तथा परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 6780 यानी 1.7% मेगावाट था। सबसे अच्छी जो स्वच्छ ऊर्जा है वैसे वो परमाणु ऊर्जा है। लेकिन फिर दोबारा किस चीज का खतरा है? रेडिएशन का, क्योंकि अगर लीकेज हो गया तो फिर रेडिएशन का खतरा है। जैसे चार्नोबिल दुर्घटना जो हुई थी, वहां आज तक प्रॉब्लम है रेडिएशन का, है ना। तो सबसे अच्छा, वैसे अगर मैं बोलूं एनवायरमेंटलिस्ट की दृष्टि से देखूं, पर्यावरणविद की दृष्टि से, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आप लोगों को बोला भी जा रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। अब सोलर ऊर्जा, आप अपने गांव में क्या कीजिए, सोलर पैनल लगाइए, बिजली बनाइए, सरकार खरीदेगी आपसे, पैसा भी देगी और लगाने में सब्सिडी भी देगी। सिर्फ 2 आदमी रखने, 1 आदमी 2 आदमी रखने हैं, जो प्लेटों को लगातार क्या करेंगे? प्रत्येक दिन मतलब पानी डाल के उसे साफ करेंगे। पानी डालना पड़ता है उसमें, जो प्लेटें होती है ना, सोलर प्लेट्स जो होती हैं। और आप बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हो अपने गांव में। अगर आपके खेत बंजर हो चुके हैं तो वहां पर जाकर सोलर प्लेटें लगाइए। बस आपका गांव उस तरफ होना चाहिए कि लगभग 8 घंटे मतलब धूप होनी चाहिए वहां पर। क्या होनी चाहिए? धूप आनी चाहिए उन प्लेटों पे, 8-10 घंटे लगभग। चलो जी, ऊर्जा स्रोतों के आधार पर भारत में 5 प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जाती है। नंबर 1 जल ऊर्जा क्षेत्र, हाइड्रो एनर्जी। दूसरी ताप ऊर्जा क्षेत्र यानी थर्मल एनर्जी। तीसरी परमाणु ऊर्जा स्रोत यानी न्यूक्लियर एनर्जी। चौथा गैस तथा पेट्रोलियम आधारित स्रोत या परंपरागत जिन्हें बोलते हैं, परंपरा में चल रहे हैं। और 5वां गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, जो परंपरा में नहीं है। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 को तापीय विद्युत कितनी थी? 236086, 57.9%। जिसमें कोयला कितना था? 50%। सबसे ज्यादा क्या? कोयला। फिर क्या? लिग्नाइट आधारित जो है 1.6। ये अगर नहीं भी याद कर पाओ, ये परसेंटेज ध्यान रखना बस। क्या ध्यान रखना? लिग्नाइट आधारित कितना था? 1.6। गैस आधारित कितना था? 6.1। तेल आधारित कितना था? 0.1। जल विद्युत कितनी थी? 11.5। नाभिकीय विद्युत कितनी थी? 1.7। और नवीकरणीय विद्युत स्रोत जो थे वो कितने थे? 28.9। तो इसका मतलब अच्छा है नवीकरणीय विद्युत स्रोत की तरफ अगर हम जा रहे हैं।
कुल स्थापित क्षमता इतनी इतनी बता दी उसने। क्षेत्रकवार स्थापित राज्य क्षेत्रक कितना 25.7, केंद्र क्षेत्रक 24.3, निजी क्षेत्रक 50%। निजी क्षेत्रक आगे ऊर्जा संसाधन के पुनर्प्रयोग के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर एक अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत अर्थात समाप्य ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला। नॉन रिन्यूएबल किन्हें कहा जाता है? कोयला एक दिन खत्म हो जाना है, 40-50 साल का 100 साल का कोयला रह गया होगा जिस रफ्तार से हम जला रहे हैं। मुझे लगता है कि 40-50-100 साल बाद कोयला क्या हो जाएगा, सब जला देंगे, ठीक है। दूसरा पेट्रोलियम, ये भी खत्म हो जाना है। तीसरा गैस, परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। अगला नव्यकरणीय मतलब रिन्यूएबल, न्यू बोलते हैं, नव्य मतलब न्यू, नव्यकरणीय नवीकरणीय है ना। रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत अर्थात असमाप्य ऊर्जा स्रोत यानी इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी जैसे फोटोवोल्टिक सेल पढ़े हैं आपने, है ना, डायोड वाल्व। सौर ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव द्रव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये बड़ा टाइडल। और ओटेक जो इसमें सबसे नया जो चल रहा है वो क्या है, ओटेक, जो ओशनिक थर्म मतलब ऊपर का पानी गर्म नीचे का पानी ठंडा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो ओटेक के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। आगे ऊर्जा का वर्गीकरण परंपरागत यानी कन्वेंशनल तथा गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, गैस आते हैं। परंपरा में जो चल रहे हैं, कोयला चल रहा है, गैस चल रही है, पेट्रोलियम चल रहा है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आते हैं, ठीक है। भविष्य का जो ईंधन है ना वो हाइड्रोजन है। अभी दरअसल क्या है कि विस्फोटक होता है इसलिए अभी उस तरह के बने नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखना आप, ये तेल वेल कोई नहीं पूछने वाला। और ये खाड़ी देश भी समझ गए हैं कि हमारा तेल की इकोनॉमी ज़्यादा नहीं चलने वाली, इसलिए उन्होंने पर्यटन की तरफ जोर देना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा क्यों बनाया? अपनी शान दिखाने के लिए थोड़े बनाया, इसलिए बनाया कि लोग आएंगे देखेंगे, भाई बहुत सबसे लंबी इमारत है, सबसे ऊंची इमारत है। पाम आइलैंड क्यों बनाया? इसीलिए बनाया, अच्छे अच्छे लोगों को बसा रहे हैं अब, है ना। बाहर से भले कितना ही बोल रहे हो कि हम इसका साथ दे रहे उसका साथ दे रहे, लेकिन सही बात यह है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे देश में सबसे अच्छे लोग क्या करें, बसें, सबसे अमीर लोग बसें। पाम आइलैंड इसीलिए बनाया गया, पता है ना। पाम आइलैंड अपना घर है, मतलब पाम समुद्र से निकाला पूरा रेत, पूरा आइलैंड बना रखा, उसमें आपका अपना घर होगा, अपना बीच होगा। कौन लेंगे उसको? हम और आप जैसे लोग तो नहीं ले पाएंगे। कौन लेंगे? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लेगा उसको, है ना, बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो लेंगे उसको। हाँ जी, नहीं आप लोग ले पाओगे? मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा। भगवान करे आप लो, आपका पाम आइलैंड पर क्या हो, एक नहीं दो नहीं 4 फ्लैट हो, है ना। नाराज हो गए ना वो एकदम से कि ऐसे बोल रहे हैं हम नहीं ले पाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे लेना भी नहीं है। नहीं चाहते हम माल किसी का, नहीं चाहते हम खेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है, ठीक है, बढ़िया है यहाँ से अपने देश में, क्या करना ज्यादा जोड़ के, ठीक है। चलो जी, कहाँ तक पहुंचे? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। आगे ऊर्जा का एक अन्य वर्गीकरण प्रदूषण के आधार पर किया जाता है, यथा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सभी अनव्यकरणीय। प्रदूषणकारी कौन कौन है? ऊर्जा स्रोत तथा अप्रदूषणकारी स्रोत के अंतर्गत सभी नव्यकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आते हैं। भाई सोलर ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है ना। विद्युत उत्पादन, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन 1381.855 बिलियन यूनिट था। बीयू मतलब विद्युत उत्पादन 1381.855 बिलियन यूनिट था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1491
BU हो गया। इस अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में 7.96% की वृद्धि हुई। 7.96 को आपने क्या करना है, याद करना है। कितने सालों का अंतर है दिखाना ऊपर। 2020-21 में इतना था, 21-22 में कितना अंतर आया विद्युत उत्पादन में? आंसर 7.96% की वृद्धि हुई। कितनी? तो परसेंटेज याद किया जाता है, या डिजिट याद नहीं की जाती, कोई नहीं करता है। आपने करना तो कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा परसेंटेज पूछा जाता है हमेशा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 7.96% की वृद्धि। परंतु प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की बात की जाए तो भारत वैश्विक औसत से काफी पीछे है। IEA के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019 में 3265 kWh थी। वहीं भारत के विद्युत मंत्रालय ने नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 1208 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष थी, जो कि वैश्विक स्तर से। इसको याद करना पड़ेगा। वैश्विक खपत प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी होती है? 3265 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष। कितना? 3265। और भारत की कितनी है? 1208। ध्यान रखना, किसी देश की समृद्धि उसकी विद्युत खपत से भी नापी जाती है। देश ही नहीं बोल रहा हूं, आप अपना भी देखना। अगर बिजली का बिल कम आ रहा है तो समझ लो कि आप अभी समृद्धि की तरफ नहीं जा रहे हो। जब बिजली का बिल ऐसा आए, बड़ा, है ना, बड़ा बिल आए और बिल लेने वाला भी कहे कि हाँ कोई आ रखा है बिल देने, जब गड्डी आप रखें, तो समझ लेना कि आप समृद्धि की तरफ हो। जब आपके टॉयलेट में, किचन में 00 वाट के बल्ब लगे हों तो समझ लेना कि स्थिति ठीक नहीं है भाई, आर्थिक स्थिति। और जब आपके घरों में क्या हो, खिड़की खुली और AC चल रहे हो, तो समझ लेना समृद्धि। क्यों? टेंशन ही नहीं है कितना आएगा बिल। समझ में आ रहा है? पैसा जैसे जैसे बढ़ता है, एक अर्थशास्त्र में कहा जाता है, जब पैसा कम कमाता आदमी तो उसका एक बहुत बड़ा भाग खाने पे खर्च करता है। किस पर? मजदूर है, 500 रुपए दिहाड़ी, 200-250-300 रुपए खाने पे ही खर्च हो जाते हैं उसके। अब आप बोलोगे 300 रुपए का तो नहीं खाता है। खाता है भाई, 100 रुपए का तो गुटखा खा जाता हो। क्या खा जाता है? 100 रुपए का गुटखा। फिर ऐसी देसी कच्ची जो भी होगी वो 100 रुपए का वो, और 100 रुपए का खाना। बचत होती है उसकी 200 रुपए। अब एक आदमी लो जिसकी कितनी है, 1 करोड़ रुपए, क्या है, या लाख रुपए रोज के, कितना खा लेगा? लाख रुपए रोज के कमा रहा, कितना खा लेगा? तो उसके खाने पीने के जो वो होंगे, मतलब खाने पीने पर 1% खर्च हो रहा होगा। बाकी जो लग्जरी आइटम्स होंगे, उसके जो गैजेट्स होंगे, कारें होंगी, बिजली के बिल होंगे, उस चीज पर खर्च हो रहा होगा उसका ज्यादा। बच उसका भी नहीं रहा होगा। बचत उसकी भी ऐसे ही हो रही होगी कि 60-70 हजार रुपए रोज का खर्चा होगा, 30 हजार रुपए बच रहे होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, खाने पीने यानी जीवन के लिए जो जरूरी चीजें उस पर कम, और अन्य चीजों पर क्या होगा, ज्यादा खर्चा होगा। चलो जी आगे। तो भैया ये जो 1208 है ये अच्छी स्थिति नहीं बता रहा है, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है बिजली बचाओ, ठीक है, बिजली कम है इसलिए बोला जाता है बिजली बचाओ। अमेरिका में एक बार क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। एक पूरा एरिया जो था वहां पर क्या हो गया, बिजली क्योंकि जाती नहीं है जल्दी से, चली गई, कुछ लोग मर गए। भाई कैसे मरे? बिजली जाने से कैसे मर सकता कोई आदमी, बताओ। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, हमारे तो बताते हैं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बिजली के तार जाते हैं घरों के आगे से, उसमें कपड़े सुखाते हैं लोग, इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इनमें करंट नहीं आएगा, क्यों, बिजली आती ही नहीं। और अमेरिका जैसे देशों में लोग मर गए, क्यों मरे बताओ? अरे भय से मर गए भाई। किससे? भय से मर गए, घुटन से मर गए। क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स हैं, आपकी 40वीं 30वीं मंजिल पे क्या है, फ्लैट है, सब कुछ एसी से होता है, बिजली चली गई, एसी बंद, घुटन सी हो गई, अजीब सा हो गया। कोई लिफ्ट में बंद हो गया, मतलब घुटन हो गई, डर गया, वो मर गया, वही लिफ्ट में बंद हो गए जी हम। तो कई लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद उस विभाग को, जो वहां का विद्युत विभाग है, उसे बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा। किस चीज का? गलती उनकी भी नहीं थी, एक बड़ा क्या बोलते हैं उसको, शटडाउन, बड़ा शटडाउन लग गया वहां पर, कोई ऐसे बड़ा फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो गया। तो जब आपसे ये अपील की जाती कि बिजली बचाओ, तो समझ लो कि कम है,
लोग ज्यादा हो गए और बिजली क्या है, कम है ना। जब आपके यहाँ कटौती होती, गर्मियों में देखना, इंडस्ट्रीज को दी जाती है, किसानों को दी जाती है बिजली, आपके घरों की बिजली काटी जाती है ठीक उस समय जब क्या होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है। तो इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं है ऊर्जा की हमारे देश में, है ना। लेकिन चल रहा है प्रोसेस, देख लो आप कितना % की वृद्धि हुई है, तो धीरे धीरे हम प्राप्त कर लेंगे उसको, आशावादी भी बने रहना है। 30 सितंबर 2022 तक देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 6.1% गैस पर आधारित है। कितना? 6.1 गैस पर आधारित है। अब जब ये कल पढ़ रहे थे हजीरा बीजापुर, ये पाइपलाइनें क्यों ले जाई जा रही है? ठीक है, फर्टिलाइजर भी हो रहा है, लेकिन साथ में विद्युत भी पैदा करनी है गैस जलाकर। तो 6.1 तक पहुंच गए। जब हम शुरू करते थे तो वहां पे तो हमने 1% भी नहीं पढ़ा था, शुरू में पढ़ते थे हम, बहुत कम गैस यूज होती है किसमें, बिजली बनाने में। अब 6.1% पे पहुंच गए। वर्तमान में 24 राज्यों ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया है और 20 राज्यों ने टैरिफों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में टैरिफ आदेश जारी किए हैं। 4 वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीणों द्वारा तथा सभी ग्रामीणों द्वारों तक विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005, इसका डेट पता नहीं कितनी बार पूछा गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी याद रखना 2005 में स्टार्ट हुई थी, आरंभ की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC इस कार्यक्रम के लिए केंद्रक एजेंसी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005, और केंद्रक एजेंसी कौन थी, कौन है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम APDRP प्रारंभ किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों और संस्थानों को पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करना था। इनको इंग्लिश में लिख दिया करें भाई। पारेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वाणिज्यिकरण क्या हो गया? कमर्शियलाइजेशन, है ना। वाणिज्यिक हानियां, कॉमर्शियल जो हानियां हो रही हैं उसमें कमी लाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने के लिए भारत में अनुमानित 1,50,000 मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोजित हाइड्रो पावर की संभावना है। कितनी? 1,00,000 1.5 लाख मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोजित हाइड्रो पावर की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की रूपरेखा के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत 28 मई 2008 को देश में बचत लैंप योजना शुरू की गई। अब फिर पूछेगा वो आपसे, बचत लैंप योजना 2008, बचत लैंप योजना, ये समूह में पूछता है ऐसे डेट के साथ, ग्रुप सी में। शीर्ष 5 प्राथमिक ऊर्जा खपत। प्रथम चीन 26.5, देखो ना, चाइना पूरे विश्व का 26.5 क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा खपत कर रहा है। दूसरे नंबर पे USA 15.6, तीसरे नंबर पे भारत 6%, चौथे नंबर पे रूस 5.3, पांचवें नंबर पे जापान 3। आगे विद्युत संस्थापित क्षमता वाले राज्य। प्रथम महाराष्ट्र, नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 2 पे कौन है? गुजरात। नंबर 3 पे कौन है? तमिलनाडु। नंबर 4 पे कौन है? राजस्थान। नंबर 5 पे कौन है? कर्नाटक। तो महाराष्ट्र याद करना है, गुजरात याद करना है, तमिलनाडु, राजस्थान, 4 याद कर लो, शुरू के काम बन जाता है। शीर्ष 5 विद्युत उत्पादन वाले राष्ट्र। चीन 30%, पूरी विश्व का 30% ऊर्जा कौन उत्पादित कर रहा है? चीन। USA 15.5, आधा हो गया USA, जनसंख्या कम है ना, यहाँ ज्यादा है। भारत 6, रूसी संघ 4 4.1, जापान 3.6। आगे अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत एक नवीकरणीय, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली तथा ऊर्जा का सस्ता साधन है। भारत में जल विद्युत का विशाल विभव पोटेंशियल है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 तक 46850 मेगावाट थी। कितनी? ये याद करना पड़ेगा भाई, 46,45,0 या 46,850, ऐसे करके याद करो। कैसे?
ब्रह्मपुत्र बेसिन में देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव 30.3% मौजूद है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है कि सबसे ज्यादा जल शक्ति विभव किस बेसिन में है। आंसर ये अलग बात है कि बड़े डैम नहीं बनाए गए। इसके पश्चात प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां 21%। पेनिनसुलर इंडिया की जो पूर्व की ओर क्या होती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं 21%। सिंधु बेसिन 16%, गंगा बेसिन 11.7%, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां 10.6%, मध्य भारत की नदियों का विभव 10.4%। पर सबसे ज्यादा किसका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद किसका? गायब, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है। आगे, हिमालय क्षेत्र में देश का लगभग आधा जल शक्ति विभव मौजूद है और हम हिमालय पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहां अधिक वर्षा, गहरा हिमाच्छादन, तीव्रगामी सदावाहिनी नदियां, सदा नीरा जिन्हें बोला जाता है, सदावाहिनी मतलब पेरिनियल रिवर्स, बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों की सुविधा प्राप्त है, किंतु विषम धरातल तथा उपभोग के केंद्रों से दूरी के कारण जल शक्ति का विकास सीमित ही हुआ है। पश्चिमी घाट और प्रायद्वीप का मध्यवर्ती उच्च भूमियों में मध्यम विभव मिलता है। कहाँ? वेस्टर्न घाट और प्रायद्वीप का मध्यवर्ती उच्च भूमि में मध्यम विभव मिलता है, जबकि राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी मैदानों में जल शक्ति का निम्न विभव पाया जाता है। जल शक्ति का है, लेकिन फिर भी ऊर्जा के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, आगे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिद्राबाग में की गई थी। नए नए आ रहे हैं अब तो आपको, अब सिद्राबाग याद करना पड़ेगा, दार्जिलिंग। ठीक है। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, पहले हम शिव समुद्रम पढ़ते थे, अब पता चला है कि दार्जिलिंग, अब बाकी उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं ग्लोगी, है ना। शिव समुद्रम, कर्नाटक में जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक बहुउद्देशीय एवं नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई थी। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की स्थापना, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, एनएचपीसी की स्थापना कब की गई? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आंसर 19। और ये ध्यान रखना कि महारत्न कंपनियों में एनटीपीसी आता है, एनएचपीसी नहीं आता है। कौन आता है? पढ़ते थे ना पहले, नवरत्न पढ़ते थे पहले, फिर महारत्न पढ़ने लगे। मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, है ना। यूपीएससी ने तो यहां तक क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या होता है महारत्न बनने से, क्या सुविधाएं मिलती है उनको। अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी बन गई, क्या सुविधा मिलेगी उनको? तो कुछ सुविधाएं मिलती हैं, उनको पढ़ना है आपने आगे चलकर। कुछ ऐसा होता है कि 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना सरकार से परमिशन लिए किसी भी देश में कर सकते हैं। 5,000 करोड़ है? पक्का? चेक करो जरा, कितने तक का निवेश कर सकती हो किसी देश में? ढूंढो। हल्का सा याद आया मुझे, इसलिए पूछ लिया मैंने। ऐसे नवरत्न कंपनियों को क्या सुविधा मिलती है, जरा क्लियर कर ही दो यहाँ पे, क्योंकि मुंह से निकल गया तो वो सही होना चाहिए। क्या है? बिलिंग यूनिट। बिलियन यूनिट नहीं है, बिलिंग यूनिट है। ठीक है, जरा देखो तो महारत्न कंपनियां कितना निवेश कर सकती हैं? मतलब क्या आएगा? वैसे पूरा पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल जब मुंह से निकल गया तो बता ही दो, तब तक मैं आगे बढ़ूं। एनएचपीसी के 22 विद्युत केंद्र परिचालित हैं, जिसकी कुल अधिस्थापित उत्पादन क्षमता 6971.2 मेगावाट है, जिसका वर्णन किया गया। ठीक है सर। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी
एनएचपीसी के गठन के बाद से विगत 36 वर्षों 2011 तक में सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने 11 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 4145 मेगावाट थी। अगले 20 वर्षों में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजन की इस कंपनी की योजना है। इसमें 56-52 मेगावाट की 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका उद्देश्य सारणी में किया गया। ठीक है, सारणी देख लेंगे। निगम की 55-31 मेगावाट की परियोजनाएं में 3000 मेगावाट की दिबांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश, दिबांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश, 1000 मेगावाट की पकलदुल परियोजना जम्मू कश्मीर शामिल है। 77-50 मेगावाट की कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट निगम ने तैयार कर ली है। इन परियोजनाओं को अगले 5-10 वर्षों में पूरा किया जाएगा। से 7000 मेगावाट की कुछ परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट कंपनी ने तैयार की। आगे कितना है? 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक का निवेश बिना सरकार की अनुमति के किसी भी देश में कर सकती है ना भारत में कंपनियां। 5 जल विद्युत शक्ति स्थापना क्षमता वाले राज्य, प्रथम पंजाब है। जल विद्युत शक्ति स्थापना क्षमता में सबसे ऊपर कौन सा राज्य? आंसर पंजाब है। नंबर 2 पे कर्नाटक है, 3 पे उत्तर प्रदेश है, 4 पे महाराष्ट्र है, 5 पे मध्य प्रदेश है। उत्तराखंड का कहीं दिख नहीं रहा है ना। विश्व के शीर्ष 5 जल विद्युत खपत वाले देश: चीन 30.4, कनाडा 8.9, ब्राजील 8.5, यूएसए 6, रूसी संघ 5। जब मैं राज्यों का वो देखता हूं और मुझे उत्तराखंड नहीं दिखता तो बड़ा दुख होता है मुझे, है ना। क्राइम में सबसे नीचे होना चाहिए, पर्यटन में सबसे ऊपर होना चाहिए, अन्य चीजों में ऊपर होना चाहिए, और एक चीज में और ऊपर होना चाहिए। किसमें? हाँ, किसमें होना चाहिए सबसे ऊपर? उत्तराखंड। हाँ जी, बताओ। अरे लबासना जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उत्तराखंड की होनी चाहिए। तैयारी कर रहे हो पर ये नहीं देख रहे हो। वही है ना, स्पार्टा 300 में लियोडाइनस ने पूछा तुम कौन हो, तो मतलब अपनी सेना को बाद में पूछा, दूसरी सेना है ना, हम भी लड़ना चाहते हैं, तुम कौन, तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं जी किसान हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं बढ़ई का काम करता हूँ। किसी ने कहा मैं लोहार का काम करता हूँ। फिर उसने अपनी सेना से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम क्या है, सैनिक हैं। क्या है? योद्धा। क्या है? हम 300 हैं लेकिन योद्धा। तो जब आदमी अंदर से ऐसा सोचेगा तभी होगा भाई। तो जब मैंने आपको एक वरदान मांगने के लिए कहा अभी कि क्या वरदान मांगते हो, तो सिर्फ अपने लिए मत मांगना। ये मत बोलना कि मैं लवासना पहुंच जाऊं, ऐसे बोलना मैं और मेरे राज्य। देखो देश ठीक है हमारा ही है पूरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड से, भाई मसूरी में है ना, जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उत्तराखंड के काफी लोग जा सकते हैं तो लवासना में क्यों नहीं जा सकते? समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? तो आपसे जब वरदान मांगने के लिए कहा जाए तो ऐसे मत बोलना कि जी मैं लवासना पहुंच जाऊं। ऐसे बोलना मैं और मेरे राज्य के सबसे ज्यादा लोग कहां पहुंचे? लवासना पहुंचे, तभी होगा उद्धार। विश्व में शीर्ष 6 जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले देश कौन से हैं? प्रथम चीन, दूसरे नंबर पे ब्राजील, दूसरे नंबर पे ब्राजील। अमेजन जैसी जहां नदियां होंगी तो क्षमता तो ज्यादा होगी, है ना। अमेजन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मेडिरा। कौन सी है? मेडिरा। तृतीय नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे कनाडा, 5वें नंबर पे भारत। अब देखो ना 5वें नंबर पे बड़ा अजीब सा लग रहा मुझे, ये पहले नंबर पे होना चाहिए था। किस पे होना चाहिए था? पहले नंबर। चलो आगे। पर जल विद्युत से अच्छा है रिन्यूएबल। अगर हम रिन्यूएबल में नए नंबर 1 नंबर पे आ जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उससे दिक्कत एक होती है कि एनवायरनमेंट को क्या होता है, ज्योग्राफी मतलब वहां का बदल जाता है सब कुछ। हम लोगों ने देखा है, एक संस्कृति को डूबते हुए देखा टिहरी में, ठीक है, एक पूरी संस्कृति क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है उन्हें विस्थापित कर दिया गया, बट वो बात नहीं है, है ना। दूसरा क्या होता है कि जंगल दब गए बहुत बड़ी मात्रा में,
तीसरा क्या हो गया कि वो क्षेत्र जो है ना वो भूस्खलन वाला क्षेत्र भी बन गया, काफी काफी जगह जो है, काफी गांव जो है वहां पे भूस्खलन हो रहा है, जो है भी बचे हुए, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें भी डूब क्षेत्र में लेके आओ भाई, है ना। चलो जी आगे। शीर्ष 5 जल विद्युत उत्पादन करने वाले देश कौन है? चीन कर रहा, ब्राजील कर रहा, कनाडा कर रहा, यूएसए और रूसी संघ। आगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हल्के में मत लेना। सीक्वेंस, यूपीएससी क्या करती है? सीक्वेंस पूछती है वैसा। आपसे ज्यादा उम्मीदें थोड़ी रखती है वो, ये थोड़ा बोलती है कि बिल्कुल डिजिट याद करो, वो कहता सीक्वेंस बता दो बस खाली। शीर्ष 5 जल विद्युत शक्ति स्थापना वाले क्षमता वाले राज्य कौन है? पंजाब, कर्नाटक, ये हो गया, ये मैप है। अच्छा, ये देख लो भाई, बनिहाल पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझको, मोहरा दिख रहा, भागड़ा नांगल दिख रहा, ये टिहरी डैम दिख रहा है यहाँ पर, ये चितौरा दिख रहा, बुलंदशहर प्लस राणा प्रताप सागर दिख रहा, जवाहर सागर दिख रहा, यहीं पे गांधी सागर दिखेगा, है ना। यहाँ पे कोयना दिख रही, तवा दिख रही, रिहंद दिख रहा, मैथान, पंचेत हिल, ये दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड डैम दिख रहा, श्रीशैलम दिख रहा, क्या चाहिए? शिव समुद्रम दिख रहा, मैटूर दिख रहा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, है ना। मोयार दिख रहा, इडुक्की दिख रही, पेरियार दिख रहा केरला में। तो मैप पर भी देखना है आपने, क्या करना है? मैप पर भी देखना है कौन सी जगह कहां पर है। चलो जी आगे बढ़ो। अब क्या है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर, ये थर्मल वाला है, सीधे कैसे एनटीपीसी कैसे ले आया भैया? चलो, कोलदम हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। अच्छा, जो एनटीपीसी क्या करता है, जरूरी नहीं है कि नदियों पर डैम एनएचपीसी बनाए, एनटीपीसी भी बनाता है। उत्तराखंड में कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें एनटीपीसी देख रहा है, नदियों पर बन रहा है। जरूरी नहीं कि एनटीपीसी कोयला जलाकर, गैस जलाकर ही बिजली पैदा करेगा, एनटीपीसी नदियों पर भी क्या करता है? डैम बनाता है। तो कोलदम जो है हिमाचल प्रदेश में भाई सतलज नदी पर है, टिहरी उत्तराखंड, भागीरथी भिलंगना उत्तराखंड पीसीएस, कोटेश्वर जो है उत्तराखंड भागीरथी भागीरथी, रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश रंगा नदी, दोयांग नागालैंड दोयांग, पारे अरुणाचल प्रदेश दिक्रोंग, तुइरियल मिजोरम तुइरियल, कोपिली असोम कोपिली, कामेंग अरुणाचल प्रदेश विचोम तेंगा। ये नदियों के नाम हैं, ये राज्यों के नाम है, ये परियोजनाओं के नाम है जिन्हें एनटीपीसी देख रही है। कितने कितने मेगावाट की है, हल्का हल्का देख लेना उसको, ठीक है। चलो जी आगे। देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं दो लिखित हैं। नंबर 1 केरल इडुक्की, सबरीगिरी, सोलायार, सेनगुलम, नारियामंगलम, कुटियाडी, पल्लीवासल, पेरिंगल कुथु, पनियार। चलो आगे। फिर क्या है? उसका सेकंड होगा आगे, पहले बॉक्स से। दूसरी तमिलनाडु में कौन कौन सी? कुंडा, मैटूर इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियार इंपॉर्टेंट है, कोडियार, सोलियार, पायकारा, अलियार, मोयार, सुलियार, सरकारपति, पापनाशम, पापनाशम इंपॉर्टेंट है, मैटूर पेरियार इंपॉर्टेंट है। आगे, गुजरात में उकाई ताप्ती नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर डैम, है ना। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, तवा, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, ठीक है। महाराष्ट्र में कोयना, टाटा, मीरा, खोपली, भिपुरी, वैतरणी। जम्मू कश्मीर में निचली झेलम, सलाल, सलाल प्रथम में हम द्वितीय, किश्तवाड़, बगलिहार, उरी झेलम पर, दलहस्ती चंद्र नदी पर, चिनाब, निम्मो बाजको, सुरु नदी, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा 2 पावर स्टेशन आदि। हिमाचल प्रदेश में बैरासिउल, नाथपा झांकरी, गिरी, बाटा, बसी, चमेरा, चमेरा इंपॉर्टेंट है, अदो भौमिक, संचय लिखा हुआ, संजय पढ़ा हुआ हम लोगों ने। अंडरग्राउंड जो जल विद्युत परियोजना है वो संजय जल विद्युत परियोजना, यही है कि संचय? संजय जल विद्युत परियोजना। पार्वती, एनएचपीसी की पार्वती 3 की कोल डैम व सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL की रामपुर परियोजना। आगे,
बॉक्स बाद में दिखाना। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निचली सिलेरू, श्रीशैलम, ऊपरी सिलेरू, मचकुंड इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा, निजाम सागर आंध्र प्रदेश है ना। कर्नाटक में सारावती, काली, जोग महात्मा गांधी जलप्रपात पे, लिंगानमक्की, शिव समुद्रम, भद्रा, मुनीराबाद, सिमसापुरा। पंजाब हरियाणा में देहर, भांकड़ा, पोंग, पोंग इंपॉर्टेंट है, गंगावाल, कोटला, सनम। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। उत्तर प्रदेश में रिहंद, चिल्ला, गंगा ग्रिड, माता टीला। आगे सारे राज्यों की दे रखी है, यमुना, सिंगरौली। बिहार, झारखंड, गंडक, कोसी, सुवर्णरेखा, मैथान, तिलैया, कोयल कारो। पश्चिम बंगाल में पंचेत हिल, जल ढाका। उड़ीसा में हीराकुंड, बाली मेला। असम में उमियाम, कोपिली। मेघालय में किरदेम, कुलई। सिक्किम में निचली लांगयाप, रंजीत। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस समय है सिक्किम वाला, सिक्किम से क्वेश्चन पूछेगा वो, बाढ़ आई थी अभी। निचली लांगयाप, रंजीत और तीस्ता। मणिपुर में लोकटक, मणिपुर की लोकटक कई बार पूछी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, रंगा, दिबांग, सिप्पी। सुबनगिरी, त्वांग, तातो। नागालैंड की दोयांग, नागालैंड की दोयांग इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्थ ईस्ट की नहीं पढ़ते हैं जल्दी से, नॉर्थ ईस्ट से पूछेगा दोयांग परियोजना कहाँ की है। उत्तराखंड में तो पता ही है आपको, टनकपुर, रामगंगा, कालागढ़, पथरी, धौलीगंगा, टेरी, खटीमा, किसाऊ, तपोवन, विष्णुगाड। IAS 2008 में पूछा था विष्णुगाड परियोजना। गढ़ नहीं है, विष्णुगाड, गाड गधेरे बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। अंडमान निकोबार में ये इंपॉर्टेंट है भैया, अंडमान निकोबार की कालपोंग। कौन सी? कालपोंग। ठीक है, तो ये कर लेना बॉक्स इनको। तो आपकी अब ये परिणति बन चुकी है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है और खुद पढ़ना है। जो जहां पर समझाने वाली चीजें वो बता दो मुझे, आगे बढ़ो। कि ज्यादा बुलवा दिया आपने। समसामयिक जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1390 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजना अधोलिखित है। नंबर 1 रतले जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट। रतले जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्या है? रन ऑफ द रिवर परियोजना। आगे क्वार जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट, किश्तवाड़ जिला, चिनाब नदी। अब ये क्वेश्चन बनेंगे भाई, पुराना बनने की संभावना कम होती है। अब जो नई जो बोली गई है मोदी के द्वारा खासकर, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। 540 मेगावाट भी याद करना है, क्वार नाम याद करना है, क्वार, चिनाब नदी याद करना है, जिला याद करना है किश्तवाड़। ठीक है। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की 5 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कौन से? रेणुका जी बांध परियोजना। रेणुका जी कौन है? रेणुका जी कौन थी? रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश में है। ऊपर से देखने पर लगता है कि कोई महिला के आकार की है, लेटी हुई महिला के आकार की। कौन थी रेणुका जी? परशुराम की माँ थी क्या? है? परशुराम की माता जी का नाम क्या है? लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। अब ये नए क्वेश्चन बनेंगे यहां से, क्योंकि नए कर दिया उन्होंने क्या उद्घाटन, अब बनेंगी ये, अब ये क्वेश्चनों में रहेंगे ये क्वेश्चन। तो रेणुका जी बांध परियोजना कहाँ है? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। नदी कौन सी है? गिरी नदी है, यमुना की सहायक नदी है गिरी। क्षमता कितनी? 40 मेगावाट। अन्य तथ्य, इस बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनीकुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय एवं 6 राज्य संघ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। किसको? रेणुका जी को। अरे परशुराम जी की माता थी। हाँ, रेणुका जी।
पिताजी कौन थे परशुराम जी के? ऋषि जमदग्नि। कौन? ऋषि जमदग्नि। लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना अवस्थिति कहाँ है? कुल्लू और शिमला जिले हिमाचल प्रदेश में। नदी सतलज, क्षमता 210 मेगावाट। रन ऑफ द रिवर परियोजना अगली कौन सी? धौला शुद्ध जल विद्युत परियोजना अवस्थिति हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। नदी ब्यास, क्षमता 66 मेगावाट। ये छोटी छोटी परियोजनाएं ठीक होती हैं, पहाड़ों में ना बहुत बड़ी परियोजना दिक्कत होती है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना अवस्थिति शिमला और मंडी हिमाचल प्रदेश। नदी सतलज, क्षमता 382 मेगावाट। फिर क्या है? सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना अवस्थिति शिमला हिमाचल प्रदेश। नदी पव्वर नदी यमुना की सहायक है, क्षमता 111 मेगावाट। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम कल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तापीय विद्युत। कितना हो गया?